आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों के साथ चले। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, आरएसएस की विचारधारा ने हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला। हम अपनी बात मीडिया में रखते हैं, मीडिया वाले हमारी बात को दिखाते नहीं हैं। मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिख जाएंगे, शाहरुख खान, आजकल कभी कभी नीतीश कुमार जी भी दिख जाएंगे, मगर तेजस्वी जी और मैं नहीं दिखने वाले। क्यों? मीडिया हमारा ही नहीं है। मीडिया तो अदानी जी का है, मीडिया तो मोदी जी का है, बड़े बड़े अरबपतियों का है, किसानों का तो नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। हम उनकी बात रखते हैं तो मीडिया में हमारी जगह नहीं बनती। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की। 4000 किलोमीटर हम आपके साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर चले। और यात्रा में से हम दोनों की विचारधारा का एक नारा निकला। किसी ने लिखा नहीं, अपने आप भीड़ में से एक नारा निकला। एक आदमी आता है, मेरी ओर दौड़ते हुए आता है, मुझे कहता है, राहुल जी, ये आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा, बताओ क्या कर रहा हूं? कहता है, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। और यही हमारी विचारधारा है। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता बने, वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। यात्रा में हमने हजारों लोगों से पूछा कि भाई, देश में ये जो नफरत का माहौल बन रहा है, इसका कारण क्या है? किसानों से पूछा, मजदूरों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा, और सब ने कहा, राहुल जी, नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय है। ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछ लो, हर
आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, जहां भी आप देखो अन्याय ही अन्याय दिखेगा। ये देखो एक और अन्याय के बारे में बोला, आर्मी की भर्ती नहीं करवाया। भाई एक और बात, अब एक नई चीज निकली है। अब अगर हिंदुस्तान का एक सैनिक, एक जवान शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, मगर अगर एक अग्निवीर जिसके दिल में वही भावना है जो जवान दूसरे जवान के दिल में है, अगर वो शहीद होगा तो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद का दर्जा नहीं देगी। दो तरीके के शहीद बना दिए इन लोगों ने, एक अग्निवीर वाला जिसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, और दूसरा जो आर्मी वाला, रेगुलर आर्मी वाला। अग्निवीर को ना कैंटीन मिलेगी, ना पेंशन मिलेगा और ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अब भैया ये बताओ, ये धोखा क्यों हो रहा है? नहीं भाई, क्योंकि ये हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो है ये जवानों की ट्रेनिंग में नहीं डालना चाहते, ये जवानों की रक्षा में नहीं डालना चाहते, ये अदानी के लिए हथियार खरीदने के लिए हिंदुस्तान के बजट का पूरा पैसा उसको देना चाहते हैं, इसलिए हुआ ये। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अग्निवीर की बात छोड़ो, रेलवे की बात करो। रेलवे में अगर बिहार का युवा रोजगार चाहता है, आज उसको मिल सकता है? कर लो जितने एग्जाम करने हैं, आपको ना सेना में भर्ती मिलेगी, ना रेलवे में मिलेगी, ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार चाहती है कि आप सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर बनो। अग्निवीर जो है उसको अग्निवीर नाम दिया है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का आदमी है। सच्चाई ये है, उसे जब भी उनको निकालना हो निकाल सकते हैं, बिना पूछे, बिना पेंशन, बिना मदद, बिना कुछ उसको उन्हें बाहर फेंक सकते हैं। यही सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ ये हो रहा है। अब मजे की बात आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की आबादी कितनी है बताइए? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हाथ उठा के दिखाओ। ये देखा, पिछड़े वर्ग को हो ना? आपकी हिंदुस्तान में आबादी कितनी है? 50%। हिंदुस्तान में पिछड़ा वर्ग 50% है। दलित वर्ग कितना है? 15%। आदिवासी वर्ग कितना है? 8%। 50 और 15 कितने हुए? 65 और 8 कितने हुए? 73। अभी मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की, वो भी 15% है सब मिला के, मगर आज हम सिर्फ 73% की बात करते हैं। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में 73% वाले कितने लोग हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है, उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने लोग हैं? 73% वाले, एक भी नहीं। अच्छा बताओ, छोड़ो, आप शायद सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, पता नहीं, बताओ मीडिया में कितने हैं?
जनरल वर्ग के लोग कितने हैं बता दो, अभी पूछना शुरू कर दूंगा। सर जुडिशियरी में भी नहीं है, अभी पूछना शुरू कर दूंगा, पता लग जाएगा। मीडिया में 73% का एक आदमी नहीं है, ना मालिक है, ना सीनियर मैनेजमेंट है, ना बड़े पत्रकारों में है। चलो मीडिया छोड़िए, हाई कोर्ट में बता दीजिए। हाई कोर्ट 650 जजेस हैं, मेरे पास यहां आंकड़ा है, 650 जजेस हैं हाई कोर्ट में। मुझे बता दो 73%, 73% के कितने हैं बता दो। 650 में से एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के और ओबीसी वर्ग के अगर आपने सारे के सारे मिला दिए तो 100 है। तो कोर्ट्स में भी आपकी हिस्सेदारी नहीं, कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में आपकी हिस्सेदारी नहीं, मीडिया में आपकी हिस्सेदारी नहीं। प्राइवेट अस्पताल की लिस्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक मालिक नहीं मिलेगा, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक आदमी नहीं मिलेगा। तो ना आप कोर्ट्स में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना मीडिया में, ना हाई कोर्ट में, ना प्राइवेट अस्पतालों में, ना पब्लिक सेक्टर में, कहां हो आप लोग? ये 73% आबादी कहां है? ये जो सबसे पहले आप बेरोजगार, और जिनको रोजगार मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनकी लिस्ट निकालो और आपको उसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। गरीब जनरल कास्ट के थोड़े से मिलेंगे, मगर पूरी की पूरी लिस्ट 73% से भरी होगी। और अगर आप सीनियर ब्यूरोक्रेसी में देखो, हाई कोर्ट में देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में देखो, मीडिया में देखो, आपका एक आदमी नहीं मिलेगा। आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है? मजदूर का देखा है? अच्छा बताओ, आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? देखा टीवी पे? देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? कहां थे वो लोग? वो भैया मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 10-15% वाला पूरा का पूरा धन इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, हिंदुस्तान का बिजनेस का सिस्टम इनके हाथ में, और आप लोग भूखे मरो, मजदूरी करो। यह है अन्याय। सबसे पहला कदम सामाजिक न्याय का जाति जनगणना है। मतलब ये पता लगाना है दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, और उसके बाद ये पता लगाना है धन किसके हाथ में है। धन पिछड़ों के हाथ में कितना है, किसानों के हाथ में कितना है, दलित आदिवासियों के हाथ में कितना है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है। जाति जनगणना, जैसे आपको चोट लगती है, अस्पताल जाते हो, एक्सरे कराते हो ना, हाथ टूटता है
जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा सोने की चिड़िया का धन किसके हाथ में है। क्रांतिकारी कदम है और जैसे ही हमारी सरकार, इंडिया की सरकार आएगी, हम जाति जनगणना को पूरे देश में करके दिखाएंगे। कुछ दिन पहले हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। हिंदुस्तान के 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपए। 16 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था। और उस टाइम सारे मीडिया ने कहा, देखो यूपीए की सरकार पैसा जाया कर रही है, किसानों को आलसी बना रही है। तो जब किसानों का कर्जा माफ होता है, मीडिया कहती है किसानों को आलसी किया जा रहा है। और जब नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करता है, तो फिर एक शब्द नहीं कहते ये लोग। मोदी मीडिया एक शब्द नहीं कहता। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। आप सब आए, आपने यात्रा की मदद की, अपनी शक्ति दी, प्यार दिया। मैं आप सबका, तेजस्वी जी का, आरजेडी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आपने हमारे साथ खड़े होकर भारत छोड़ो यात्रा में, भारत छोड़ो न्याय यात्रा में आपने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज आप लोगों के बीच राहुल गांधी जी आए हैं और पूरे देश में इनका कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। भारत जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, एक तरफ ताकत है जो भारत को जोड़ना चाहती है। एक तरफ नफरत की राजनीति की जा रही है, एक तरफ प्यार की बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है। आप सब लोगों को तय करना है कि आप इनका साथ देने का काम कीजिएगा। जो लोग भारत को तोड़ने के साथ काम कर रहे हैं या जो लोग भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते पूरे देश भर में किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, मजदूर हो, सभी लोग मोदी जी के शासन में सभी लोग जो है परेशान है। और हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, अपनी बात रखने आए हैं कि जिस प्रकार से मुद्दे की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया
तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था। हम लोग बहुमत पार कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 के जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन छल कपट किया गया। किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था, फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था। फिर भी सरकार बनी, हम विपक्ष में हैं, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठाना था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग इनके नुभावा था, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चलाना था, झारखंड में प्रयास करना था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो मुख्यमंत्री जी के गिराते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी, राबड़ी जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, काहे हम जानत रही, हम तो हाउस में पूछे भी भाजपा वाले के लोग, यानी मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो ये मोदी जी के गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। भाजपा का एक राष्ट्र प्रवक्ता बोलता है कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी, तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं को दबाव था, सब लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी, अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो, दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। यही एक शर्त था जिसके लिए हम और नीतीश कुमार जी साथ आए थे, और उन 17 महीनों में साथ आए। हम उप मुख्यमंत्री बने और हमारा जो एजेंडा था, भले ही मुख्यमंत्री ना बने हो, लेकिन हमारा एजेंडा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का। इन ताके मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी थके हुए थे, उनसे हमने 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया, नियुक्ति पत्र वितरण बंटवाने का काम किया, और अभी और बहाली आने वाला है जिसका फाइल हम करके गए, जो मुख्यमंत्री जी रोके हुए स्वास्थ्य विभाग का आने वाला है। तो हम लोगों का साथ है, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। जो आप लोगों का अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग
काम किए, जाति आधारित गणना कराए, मानदो हम लोगों ने टोला सेवक का, तालीमी मरकज का, आंगनबाड़ी का, सबका मानदेय जो है हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आशा ममता जो दीदियां थी उनका भी हम फाइल करके गए हैं, 2500 रुपए हम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी फाइल रोक करके बैठने का काम किए। तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, काहे गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। तो हम तो नहीं बता सकते ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, लेकिन हम सब लोगों को, जो आपकी बात कर रहा है, राहुल जी आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे, गरीब की बात कर रहे, किसान मजदूर नौजवानों की बात कर रहे, असल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। हम हो या और हमारे साथी हो, मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते हैं कि क्यों नहीं किसानों का आय दुगुना किया, क्यों नहीं 2-2 करोड़ रोजगार बांटने का काम किया, क्यों नहीं हर एक के खाते में 15-15 लाख देने का काम किया, 22 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था। अगर ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ना है, आपको अधिकार दिलाना है। तो आप सब लोग हाथ उठा के बताइए, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? लड़ना होगा तो भाजपा बढ़ाओ, भाजपा बढ़ाओ, भाजपा बढ़ाओ। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। इसके बाद 20 तारीख के बाद से मेरा हर जगह, बिहार के हर जिले में कार्यक्रम लग रहा है। हम फिर आपके बीच आकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। हम राहुल गांधी जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसी निडरता के हिसाब से आप अपने काम को करते रहिए। आपके पीछे हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। कोई भी समय आएगा, हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन देश का सौदा नहीं होने देंगे। जिन पूंजीपतियों को देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। आपका अधिकार मिलना चाहिए। पहली चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग इतने तादाद में, इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपनी बात को यही विराम देते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय बिहार। न्याय का हक मिलने तक।